तो हमारा आज का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। और उसके अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन अलग अलग मेथड्स के थ्रू माइक्रोब्स का। सो क्लासिफिकेशन अलाउज द ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन के थ्रू हम माइक्रोब्स को अलग एक ऑर्डर के अंदर ग्रुप कर सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर। At present, no standard classification of bacteria is universally accepted and applied. इस टाइम पे कोई भी स्टैंडर्ड बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है क्लासिफिकेशन के बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सके या फिर उसे अप्लाई कर सके। स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, although Burgess's Manuals of Determinative Bacteriology is widely used as an authoritative source, बट जो बर्जरीज की मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव है बैक्टीरियोलॉजी की, वो वाइडली हम यूज़ करते हैं अथॉरिटेटिव सोर्सेज के लिए। क्लासिफिकेशन करने की यूजुअली 4 मेथड्स हैं। पहला है एडेनोसाइनेज और न्यूक्लियर क्लासिफिकेशन, दूसरा है डीएनए कंपोजिशन, थर्ड इज डीएनए होमियोलॉजी और फोर्थ है रिबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडोनोमोजाइन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो इन मोस्ट सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन द मेजर ग्रुप्स आर distinguished by fundamental characters such as cell shape, Gram-Stein reaction और and spore formation। जितना भी मोस्ट हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको किस हिसाब से डिवाइड करते हैं? उसको मेजरली डिवाइड करते हैं कि बैक्टीरिया का शेल का जो सेल है उसका शेप कैसा है, और ग्राम स्टेनिंग रिएक्शन उसका कैसा आ रहा है, उसके अंदर स्पोर फॉर्म हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर नहीं। बैक्टीरिया के मतलब कि जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है उस हिसाब से हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर एडेनोसाइनस क्लासिफिकेशन करते हैं। मोस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है? बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन मेजर ग्रुप्स को डिस्टिंग्विश करते हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू, जैसे कि सेल शेप, ग्राम स्टेन रिएक्शन, स्पोर फॉर्मेशन और जनरल स्पीसीज। Genera and species are usually disguised by properties such as fermentation reactions, nutritional requirements and pathogenicity। और जनरल स्पीसीज हम यूजुअली डिसाइड करते हैं कि उसको फर्मेंटेशन करने की रिएक्शन क्या है, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन की रिक्वायर क्या है और पैथोजेनेसिटी क्या है, इस हिसाब से भी करते हैं। जनरल स्पीसीज डिसइंटीग्रेट होगी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि फर्मेंटेशन रिएक्शन कैसी है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसी है और पैथोजेनिसिटी कैसी है। ठीक है, तो पहला मेथड क्लासिफिकेशन का था न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या एडेनोसाइनस क्लासिफिकेशन। दूसरा मेथड है डीएनए कंपोजिशन। डीएनए कंपोजिशन, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन गुआनिन जी एंड साइटोसिन सी base pairs in DNA is stronger than that between adenine A and thymine T। तो इसके अंदर क्या होता है? डीएनए की जो बॉन्डिंग होती है वो जी और सी बेस पेयर में स्ट्रॉन्गर होती है डीएनए के अंदर, बट जो ए और टी की होती है वो थोड़ी जी और सी के मुकाबले उन दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी वीक होती है। ठीक है, thus the melting or denaturation temperature of DNA at which the two strands separate is determined primarily by the G and plus C content। इसीलिए अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट देखना है कि कोई भी मेल्टिंग या डेंट्रुएशन टेम्परेचर कितना है डीएनए का, तो हम मतलब कि दो स्टैंड को सेपरेट कैसे करना है, मतलब कि जी और सी को मुझे सेपरेट करना है तो कितना टाइम लेगा, कितना टेम्परेचर चाहिए, या फिर ए और टी को सेपरेट करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना है, दो स्टैंड को सेपरेट करना है तो कितना टाइम टेम्परेचर चाहिए, वो हम जी और सी के मुकाबले डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ए और टी के मुकाबले। ठीक है, तो मेल्टिंग या फिर डेंट्रुएशन टेम्परेचर डीएनए का कैसे डिसाइड करेंगे? दो स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए प्राइमरली जी और सी के कंटेंट्स है,
At the melting temperature, the separation of the at the melting temperature, the separation of the strand brings about a marked change in a light absorption characteristic as a wavelength of 260 nanometer, and this is readily detected by spectrometry. इसके अंदर ये कहना का चाहता है कि हमने डीएनए को जो जी और सी है उन दोनों को मेल्टिंग पॉइंट पे दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अभी सेपरेट हो गए स्ट्रैंड्स, तो वो लाइट एब्जॉर्प्शन जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़्यादा हो जाएगा क्या, सेपरेट होने के बाद, और वो वेवलेंथ 260 नैनोमीटर की एब्जॉर्व कर पाएगी, लाइट एब्जॉर्प्शन कर पाएगी ज़्यादा सेपरेट होने के बाद। और ये हम डिटेक्ट करेंगे कि वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से। तो क्या क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर पे सेपरेशन हो जाएगा स्ट्रैंड्स का, जो मार्क करेगा क्या चेंज आएगी उसके अंदर, लाइट एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ 260 नैनोमीटर पे बढ़ जाएगा, और ये हम डिटेक्ट करेंगे स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू। फिर है डीएनए होमोलॉजी मतलब कि सेम दिखना। अनदर अप्रोच टू क्लासिफिकेशन इज टू अरेंज इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। दूसरा अप्रोच है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में डालना, उनके बेसिस ऑफ होमोलॉजी ऑफ देयर डीएनए बेस सीक्वेंस, उनके डीएनए बेस की जो सीक्वेंस है वो सेम है, उसके हिसाब से एक ही ग्रुप में डालना है बैक्टीरिया की। दिस एक्सप्लोइट्स क्या है, अनदर अप्रोच क्लासिफिकेशन अरेंज करेंगे हम बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर, किसके बेस पे, होमोलॉजी उनकी डीएनए बेस सीक्वेंस की, मतलब कि उनके डीएनए बेस की सीक्वेंस सेम है तो हम उसको एक दूसरे ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स को डालेंगे, और जिनकी अलग है उनको एक अलग ग्रुप बनाएंगे। दिस एक्सप्लोइट्स द फैक्ट दैट डबल स्ट्रैंड्स रीफॉर्म एनाइल फ्रॉम separated strands during controlled cooling of heated preparation of DNA। इसका मतलब ये है कि जो हमने हीट के थ्रू दोनों डीएनए को सेपरेट किया है, मतलब कि जी और सी को जो हमने सेपरेट किया है, वो अगर हम उसे ठंडा करेंगे या फिर कूल करेंगे तो वो जो सेपरेट हुआ है वो ज़्यादा जॉइन हो जाएगा अगेन, और जो जॉइन हो रहा है वो ज़्यादा सिमिलर होंगे एक दूसरे से, तो मतलब क्या, होमोलोगस होंगे, ठीक है। तो एक्सप्लोर द फैक्ट दैट डबल स्ट्रैंड्स रीफॉर्म फ्रॉम सेपरेटेड स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ हीटेड प्रिपरेशन ऑफ डीएनए। जो ऑलरेडी हीट से सेपरेट हुए हैं उनको कूल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से दोबारा जॉइन हो जाएंगे, कूल करेंगे तो, और सिमिलरिटी उसके अंदर ज़्यादा होगी। द प्रोसेस कैन बी readily demonstrated with suitably heated homologous DNA exerted from single species। तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोसेस को हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हीटेड होमोलोगस डीएनए से, और ये सिंगल स्पीसीज में से होंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा क्लासिफिकेशन के अंदर, पहले था मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रुप बेस होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, जैसे कि शेप, ग्राम स्टेन, स्पोर फॉर्मेशन, और प्रॉपर्टीज़ जैसे कि स्पेशल लेवल पे शुगर फर्मेंटेशन कैसी है, उसका डिसइंटीग्रेटेड प्रोसीजर, न्यूट्रिशन कैसा है, उसकी एबिलिटी कैसी है, उस हिसाब से ये है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। डीएनए कंपोजिशन के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड जी और सी के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और टी के मुकाबले, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी जी और सी का ज़्यादा होगा। तो हम अगर हमको मेल्टिंग या डेरिवेशन डीएनए देखना है तो प्राइमरी हम जी और सी को चूज़ करेंगे, और मेल्टिंग टेम्परेचर सेपरेट करेगा और चेंज करेगा, और जो सेपरेटेड है उनके अंदर लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी अप टू 260 नैनोमीटर वेवलेंथ की, जिसको हम डिटेक्ट करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से। डीएनए होमोलॉजी के अंदर
इसके अंदर क्लासीफाई करेंगे ग्रुप्स, किस हिसाब से ग्रुप में क्लासीफाई करें, डीएनए होमोलॉजी के हिसाब से कि ये दोनों की बेस सीक्वेंस सेम है कि नहीं। अब जो डीएनए सेपरेट हुआ है उसको अगर हम ठंडा करेंगे तो वो हीटेड डीएनए वापस जॉइंट हो जाएगा और उसके अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी। फिर है रिबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग। फर्स्ट इज द न्यूमेरिकल classification, second is DNA composition, third is DNA homology and fourth is ribosomal RNA sequencing। तो रिबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग के अंदर क्या होता है, आरएनए चेंज करता है बहुत स्लोली इवोल्यूशन के दौरान, इसलिए सिमिलर आरएनए तो क्लोज रिलेटिव होंगे। और ये हम आजकल वाइडली यूज़ करते हैं। ये बेस्ट मॉडर्न मेथड है रिबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग क्लासिफिकेशन करने की। तो द स्ट्रक्चर ऑफ रिबोसोमल आरएनए अप्रोचेस टू हैव बीन हाईली कंजर्व्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो मतलब कि जो रिबोसोमल आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हाईली कंजर्व्ड होता है इवोल्यूशन के दौरान, मतलब कि बहुत स्लो था। और क्लोज सिमिलरिटीज टू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिफ्लेक्टेड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और उनकी जो सिमिलरिटीज़ थी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करती है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है मोर मेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग रिलेटिवली सिंपल। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियोटाइड की, उसने जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग है उसको ज़्यादा सिंपल बना दी है। And the rDNA sequencing and other genes of most medically important bacterial species are available from a number of internet sites। और जो RNA DNA की सीक्वेंस है और दूसरे जीन की जो सीक्वेंस है वो मेडिकली इम्पॉर्टेंट है बैक्टीरियल स्पीसीज़ के लिए, जो अवेलेबल नंबर ऑफ साइट्स पे अवेलेबल है। तो स्ट्रक्चर ऑफ रिबोसोमल rRNA appears to have been highly conserved। conserved means unchanged, वो चेंज नहीं हुआ है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान वो अनचेंज रहा है। मतलब जो आरएनए का स्ट्रक्चर है वो बहुत कम चेंज हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में बहुत कम चेंज होता है। ठीक है, आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हाईली कंजर्वेटिव है इवोल्यूशन के दौरान। And close similarities to nucleotide sequence reflect phylogenetic relationship। तो न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स जो डीएनए आरएनए की बिल्डिंग यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सीक्वेंस रिफ्लेक्ट मीन्स शो करती है कि फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूटरी रिलेशनशिप जो होता है वो। तो आरएनए सीक्वेंस बहुत ज़्यादा सिमिलर है और ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लोजली रिलेटेड होती है। इसका मतलब ये है क्लोज सिमिलरिटीज़ होती है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के रिफ्लेक्ट करेगी कि किसकी आरएनए की बात हो रही है सीक्वेंस की, और एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करती है कि क्लोजली रिलेटेड है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस, मतलब कि डीएनए आरएनए की सीक्वेंस, आरआरएनए की सीक्वेंस। इन एडवांस टेक्नोलॉजी हैव मेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग रिलेटिवली सिंपल। मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने डीएनए की जो सीक्वेंसिंग है उसको ईजी बना दिया है। ठीक है, and the rDNA sequence and other genes of most medically important bacterial species are available from a number of internet sites। मतलब कि डीएनए का डेटा डिसीज़ जो कॉज कर रहा है बैक्टीरिया का वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आरएनए डीएनए सीक्वेंसेस मोस्ट मेडिकली इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल स्पीसीज अवेलेबल इंटरनेट साइट्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा, रिबोसोमल आरएनए के अंदर हमने देखा कि आरएनए की जो आरएनए सबसे कम चेंज होता है इवोल्यूशन के दौरान, इसीलिए उसके अंदर, इसलिए मुझे मॉडर्न वो
डेज के अंदर यूज़ करते हैं। और आजकल भी हम रिबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग की मेथड को क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने क्या देखी मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन? फर्स्ट थी न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, सेकंड था डीएनए कंपोजिशन, थर्ड था डीएनए होमोलॉजी, थर्ड था रिबोसोमल सीक्वेंसिंग। बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, free living microscopic microorganisms capable of performing all the essential functions of life। बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेल्युलर है, मतलब कि एक ही सेल होता है, सिंगल सेल्ड है, और माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। फ्री लिविंग है और प्रोकैरियोटिक है, उनके पास कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे डू नॉट कंटेन क्रोमोफिल, उनके अंदर क्रोमोफिल नहीं होगा और ना ही न्यूक्लियस होगा। साइज ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो हम बैक्टीरिया को बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम उनको देख सकते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विजिबल ओनली लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। जनरली कोकाई आर अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर एंड द बेसिलाई आर 1 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन विड्थ। जो कोकाई होते हैं वो उनका 1 माइक्रोमीटर का डायामीटर होता है। बेसिलाई का 1 से 8 मीटर का लेंथ होती है। ठीक है, याद रखनी है। विद इफ वी डू नॉट रिमेंबर दैट इज ओके। बैक्टीरिया are stained by staining reagent, then visualized under power of magnification of compound microscope। तो बैक्टीरिया को हमें स्टेन करना पड़ेगा, तभी हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख पाएंगे। और ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है बैक्टीरिया के अंदर वो कैप्सूल होती है। कैप्सूल के अंदर आएगी सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर आएगी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और ये आएगा न्यूक्लियोटाइड, फिर रिबोसोम्स, साइटोप्लाज्म और फ्लैजिला होगी एक, जो उसको मूव करने के लिए हेल्प करेगी। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम डिटेल में देखेंगे। अब हम देखते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है। द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज फॉलो। तो बैक्टीरिया का शेप कैसा है उसके हिसाब से हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। तो जो कोकाई होते हैं वो छोटे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं या फिर ओवल होते हैं। सेल्स होते हैं, उसका एग्जांपल है माइक्रोकोकस। फिर बेसिलाई जो होते हैं वो रोड शेप्ड के होते हैं। इट डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड बेसिलाई मीनिंग स्टिक, स्टिक ग्रीक वर्ड बेसिलिस से आया है, और वो रोड शेप्ड के होते हैं जिसे हम बेसिलिस एंथ्रेसाइज बोलते। इसका एग्जांपल है इन सम ऑफ द बेसिलाई द लेंथ ऑफ द सेल्स में बी इक्वल टू विड्थ। कुछ कुछ बेसिलाई के अंदर क्या होती है, लेंथ और विड्थ सेम होती है। सच बेसिलरी फॉर्म्स आर ऑन द कोको बेसिलाई, एग्जाम्पल ब्रेसिला। कोकोबेलाई, ब्रेसिला। अगर आप ये वाला एग्जाम्पल बेसिलस एंथेरस रेकिस याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बट कोको बेसिला ब्रेसिला याद रखेंगे। बाइलरी होते हैं, बेसिलरी होते हैं, उसे हम बोलेंगे कोकोबेलाई। फिर रहता है विब्रियो,
विब्रियो कोमा शेप के होते हैं और कर्व्ड रोड होता है, उसका एग्जांपल है विब्रियो कोमा या फिर विब्रियो कॉलेरा भी याद रख सकते हैं। फिर आता है स्पाइरेला सेप, स्पिरिला। These are longer rigid rods with several curves or coils। तो ये एक रिजिड rods होते हैं, रिजिड स्पाइरल होता है जिसे हम बोलते हैं स्पिरिला। कॉइल्स मतलब कि स्पाइरल। दे हैव हेपिकल शेप एंड रिजिड बॉडीज। उनका जो शेप है वो हेपिकल शेप का होता है और बॉडी रिजिड होती है, जिसे हम बोलते हैं स्पाइरलम लुपेरम, जिसका एग्जाम्पल है। फिर है स्प्रिकोकेटस, वो सिलेंडर फ्लेक्सस स्पाइरल फॉर्म करता है। एटिनोमाइसिट, वो हमें चार ही शेप नॉर्मल याद रखने हैं। पहला है कोकाई राउंड, बेसिलाई रोड शेप, विब्रियो कोमा शेप, स्पिरेला रिजिड स्पाइरल फॉर्म में। स्पिरोकेटस याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, बट उसके नीचे अंडरलाइन कर दे रही है बिकॉज दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। स्पिरोकेटस तो क्या करते हैं, थिन होते हैं और फ्लेक्सिबल स्पाइरल होते हैं, और उसका एग्जांपल है ट्रफिनिकिया। एंटिनोमाइसेटिस ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं, दे आर, और उसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और उनकी जो प्रेजेंस होती है रिजिड सेल वॉल होती है। मायोप्लाज्म्स, उसके अंदर सेल्स वॉल नहीं होती है, और उनका जो शेप है वो भी फिक्स नहीं होता है मायोप्लाज्म्स का। ठीक है, तो हमने शेप के अंदर चार शेप देखे, कोकाई ओवल शेप, माइक्रोकोकस, बेसिलाई रोड शेप, बेसिलिस एंथेरेसिस या फिर कोको बेसिलाई, ब्रेसिला या फिर बेसिलिस एंथेरेसिसाई, विब्रियोस कोमा शेप के होंगे विब्रियो कोमा, और स्पाइरल के अंदर रिजिड शेप के होंगे स्पाइरम लुपेरम। तो ये है बैक्टीरिया के शेप, डिफरेंट शेप्स। दिस इज द स्पायरस कोकाई, ये राउंड शेप है। रोड्स बेसिलाई रोड शेप का है, और स्पाइरल्स स्पाइरल शेप के है। विब्रियो कोमा शेप के बैक्टीरिया नहीं दिख रहे हैं। अरेंजमेंट बैक्टीरिया की, फिर ये डायग्राम को हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अमंग बैक्टीरिया इज एसेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन। तो सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन मेथड बैक्टीरिया के अंदर कैसे होती है, एसेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन होता है। इन दिस प्रोसेस ईच सेल स्प्लिट्स बाय फॉर्मिंग टू न्यू सेल्स। इसके अंदर क्या होगा, एक सेल डिवाइड करेगा और दो नए सेल बना देगा, इसे हम बोलेंगे एसेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन। ईच सेल स्प्लिट्स बाय फॉर्मिंग न्यू सेल्स, टू न्यू सेल्स। कोकाई appears in several characteristic arrangement और grouping। तो कोकाई मीन्स राउंड शेप का, स्फेरिकल राउंड शेप का जो बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर अरेंजमेंट और ग्रुपिंग कैसी होती है। तो डिप्लोकोकाई के अंदर क्या होगी, पैर होगी। कोकाई दैट स्प्लिट्स अलॉन्ग वन प्लेन ओनली टेंड टू अरेंज देमसेल्फ इन पैर्स। इसका एग्जांपल है डिप्लोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर ये सेल डिवाइड होंगे, डिवाइड इन वन प्लेन एंड रिमेन अटैच टू फॉर्म। मतलब कि जो डिप्लोकोकाई होता है वो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं वन एक ही प्लेन में। स्ट्रेप्टोकोकाई दिस सेल डिवाइड इनटू वन प्लेन एंड रिमेन अटैच टू फॉर्म मेन चेन्स। स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टाई। स्ट्रेप्टोकोकाई चेन्स के अंदर होगा स्ट्रेप्टोकोकाई लेक्टेस। टेट्राकोकाई के अंदर डिवाइड होंगे दो प्लेन के अंदर और चार बनेंगे, ग्लिफ्टिक टेट्रोजेना। स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर कोकाई सेल डिवाइड होंगे तीन प्लेन के अंदर, अरेंज करेंगे पैटर्न के अंदर, और सेल प्रोड्यूस करेगा बंचेस कोकाई की ग्रेप शेप में, स्ट्रेप्टोकोकस एन्यूरिज्म। ठीक है, तो ये है डिप्लोकोकाई। इसके अंदर क्या है, दो में डिवाइड हो रहे हैं। फिर है स्ट्रेप्टोकोकाई, चेन बन रही है,
टेट्राकोकाई 4 बैक्टीरियाज, फिर स्टेफिलोकोकाई ग्रेप से बन रहा है, ठीक है। सिंगल कोकस, डिप्लोकोकस के अंदर 2 अरेंजमेंट, फिर स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर चेन टाइप अरेंजमेंट, टेट्रा के अंदर 4 अरेंजमेंट, सर्किनेमा के अंदर 8 टाइप, स्टेफिलोकोकाई के अंदर ग्रेप्स टाइप अरेंजमेंट। स्क्रेनाई, इसके अंदर 8 ऑफ क्यूब बनेगी, ग्रुप ऑफ 8 सेल्स। स्क्रेन डिवाइड होंगे 3 पेल्स के अंदर रेगुलर पैटर्न में, ये सेल प्रोड्यूस करेंगे क्यूबॉइडल अरेंजमेंट जो ग्रुप ऑफ 8 सेल्स होगा। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने शेप देखा, अरेंजमेंट देखी, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो द आउटर लेयर ऑफ सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ 2 components such as cell wall and a cytoplasm or plasma membrane। जिस आउटर लेयर या सेल एनवलप के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ प्रोटोप्लाज्म comprising the cytoplasm, cytoplasmic inclusions such as ribosomes, mesosomes, granules, vesicles and nuclear body। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजिव रिबोसोम्स होंगे, मेसोसोम्स होंगे, ग्रेन्यूल्स होंगे, वेस्कुलस होगा, न्यूक्लियर बॉडी होगी। तो आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। सो इस डायग्राम को आई विल अरेंज हियर। तो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है इसकी सेल वॉल, कैप्सूल भी आती है, कैप्सूल हम पढ़ते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है साइटोप्लाज्म, रिबोसोम्स, फिर वेस्कुलस, न्यूक्लियर बॉडी, ग्रेन्यूल्स, मेसोसोम्स। ओके, द सेल में बी इनक्लोज्ड इन विस्किड लेयर विच में बी लूज स्लिम लेयर और ऑर्गेनाइज्ड एज अ कैप्सूल। तो ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरियल सेल के आसपास कैप्सूल हो ही, इन कुछ केसेस में बी सेल के पास इनक्लोज विस्किड लेयर होगी जो लूज या स्लिम लेयर होगी या फिर ऑर्गेनाइज्ड होगी इस कैप्सूल के तौर पे। मैनी बैक्टीरिया ऑल्सो पोसेस फ्लैजिला विच आर ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया है जिसके पास फ्लैजिला होती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आउटर मोस्ट लेयर के अंदर बैक्टीरिया के कैप्सूल होगी, आउटर मोस्ट लेयर के कैप्सूल और स्लिम या फिर स्लिम लेयर होगी, फिर उसके अंदर सेल वॉल होगी, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, फिर रिबोसोम्स और डीएनए होगा। और कुछ बैक्टीरिया के बाद भी फ्लैजिला भी होती है जो मूवमेंट करने में हेल्प करती है। अब फ्लैजिला को डिटेल में देखेंगे। सो फ्लैजिला आर लॉन्ग शेल्डर thin hair like cytoplasmic appendage which are responsible for motility of bacteria। तो जो फ्लैजिला है वो लंबी और हेयर जैसा स्ट्रक्चर है जो मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया मतलब कि बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करती है। दे आर 0.01 to 0.02 माइक्रोमीटर इन डायामीटर and 3 to 20 micrometer in length and are found in both gram positive and gram negative bacteria। तो उनकी डायामीटर 0.01 to 0.02 डायामीटर होगा और 3 से 20 माइक्रोमीटर की उसकी लेंथ होगी। वो हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी देखने मिलेगी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी देखने मिलेगी। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर लोकोमोशन, पहले बताया मोटिलिटी कराएगा मतलब कि लोकोमोशन देगा बैक्टीरिया को। फ्लैजिला कैन बी सीन बाय एन ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप बाय स्पेशल टेक्निक इन विच देयर थिकनेस इज इंक्रीज बाय मॉडटेनिंग, मतलब कि मॉडटेनिंग मतलब कि है स्टेनिंग के थ्रू। पहले हमने देखा कि बैक्टीरिया को लाइट माइक्रोस्कोप में देखने से पहले हमें स्टेनिंग करनी पड़ती है।
सो फ्लैजिला को हम देख सकते हैं ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप से, जिसके अंदर थिकनेस इंक्रीज करेंगे फ्लैजिला की स्टेनिंग के थ्रू। द नंबर एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच बैक्टीरिया। हर बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला के नंबर और कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है। पहली है मोनोट्रैकियस, उसके अंदर क्या है, सिंगल पोलर फ्लैजिला होगी, जैसे कि विब्रियो कोलेला और स्पाइरलम। मोनोट्रैकियस। लोपोट्रैकियस के अंदर दो या ज़्यादा फ्लैजिला होगी एक एंड पे, जिसे स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। फिर एम्प्लीट्रैकियस, मतलब कि सिंगल पोलर फ्लैजिला होगी दोनों एंड्स पे। इसका एग्जांपल है एस्लेजीन्स फैसिलाइज। पैट्रियस के अंदर स्ट्रेवलस फ्लैजिला प्रेजेंट होगी ऑल ओवर द सरफेस बैक्टीरिया की, जैसे कि इकोलेरिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया होता है उसके हर आजू बाजू फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ प्रोटीन similar to keratin or myosin and it is responsible for bacterial motility. तो जो बैक्टीरिया और जो फ्लैजिला है, जो बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प कराती है, वो प्रोटीन की बनी होती है जो केराटिन के और मायोसिन से सिमिलर होता है। अब फ्लैजिला हैज 3 बेसिक पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फ्लैजिला के पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फिलामेंट, दूसरा होता है हुक और तीसरा होता है बेसल बॉडी। ठीक है, हुक, फिलामेंट और बेसल बॉडी। बेसल बॉडी और रिंग्स, ये है हुक। आउटर मोस्ट फिलामेंट, फिर हुक, फिर बेसल बॉडी। डायग्राम स्ट्रेच और बैक्टीरिया फिलामेंट, ये है मोनोक्रोमेटिक, जिसके अंदर एक मोनोट्रेकियस एक ही फ्लैजिला है। इसके अंदर एक ही एंड पे बहुत सारी है, जिससे हम बोलेंगे लोपोट्रेकियस। फिर एम्फीट्रेकियस दोनों एंड्स पे होगी। फिर पेट्रिकस, इसका एग्जांपल है टाइफी, साल्मोनेला, जिसके अंदर चारों तरफ होगी पेट्रिकोस। तो 3 बेसिक पार्ट्स है फ्लैजिला के, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट क्या, एक थिन सिलेंड्रिकल लॉन्ग आउटर मोस्ट रीजन फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होता है। जो ये फिलामेंट है वो पतला सा है, सिलेंड्रिकल है और लॉन्ग, पतला सा आउटर मोस्ट और लॉन्ग रीजन है, इसका डायमीटर कांस्टेंट होगा। ठीक है, द प्रोटीन in the filament is made up of monomer called flagellin with molecular weight ranging between 40,000 to 24,000। इसको हम याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। ये आउटर मोस्ट प्रोटीन और फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ है, ये याद रखो। फ्लैजिला बना हुआ है, फ्लैजिलियल फिलामेंट बना हुआ है फ्लैजिलियल प्रोटीन से। फिलामेंट, बेसल बॉडी and in between hook. The filament is attached to a slightly wider hook consist of different proteins. जो फिलामेंट है वो अटैच होगा वाइडर हुक से, जिसके पास अलग अलग प्रोटीन्स होंगे। बेसल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल सेंट्रल रोड इनर्ट इनटू सीरीज और रिंग्स। बेसल बॉडी स्मॉल सेंट्रल रोड उसके अंदर इंसर्टेड होगा और सीरीज या फिर रिंग है। स्मॉल सेंट्रल रोड की बनी हुई है, सीरीज या रिंग्स है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स 4 रिंग्स जो इंसर्टेड होगी। बेसल बॉडी इंसर्टेड होगी सीरीज या रिंग के अंदर। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके पास 4 रिंग्स होती है, LPSM रिंग्स।
और जो उसमें से ये एल रिंग है वो एम्बेडेड होगी लिपोपाइलोसैकेराइड लेयर से आउटर मेम्ब्रेन रिंग की, और पॉलीपेप्टाइडिक लेयर एस रिंग से जस्ट अबव द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और एम रिंग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से। एल रिंग लिपो पॉलीसेकेराइड लेयर से, आउटर मेम्ब्रेनिंग लेयर से, आउटर मेम्ब्रेन लेयर की लिपोपॉलीसेकेराइड रिंग से, पेप्टिक्लिन ग्लाइकिन लेयर से। एस रिंग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से, एम रिंग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अबव, और एम रिंग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से अटैच होगी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एस और एम रिंग्स होगी बेसल बॉडी की। So if you don't remember these things, that is okay, because these things are not that important. खाली ये याद रखना है कि जो ग्राम नेगेटिव होता है बैक्टीरिया, उसके पास 4 रिंग्स होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास 4 रिंग्स होती है LPSM, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके पास खाली 2 रिंग होती है SM, LPSM और सिर्फ SM। अब हम देखेंगे पाइल या फाइब्रिन। पाइल या फाइब्रिन भी हेयर जैसा स्ट्रक्चर है, उसकी भी माइक्रोफाइल्स 0.2 से 2 माइक्रो लेंथ के होंगे और 2 से 7 नैनोमीटर का डायामीटर होगा, जबकि उसका फिलामेंट का डायामीटर था 0.01 to 0.2 माइक्रोमीटर और लेंथ थी 3 to 20 मीटर इन लेंथ। थीन हेयर लाइक जैसा स्ट्रक्चर है, थिनर, शॉर्टर और ज़्यादा न्यूमरस है फ्लैजिला से। ये हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने मिलते हैं खाली, और जो फ्लैजिला था वो ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के अंदर था। फाइब्रिन कंपोज होते हैं प्रोटीन के, जिसे हम बोलते हैं फिलिम। इसका न्यूक्लियर वेट 18,000 डेल्टन होता है। वो रिलेटेड मोटिलिटी से रिलेटेड नहीं होते, वो मूवमेंट करने वाले सेल्स में भी दिखते हैं और नहीं मूवमेंट कर सकते वैसे सेल्स के भी अंदर दिखते हैं। दे आर बेस्ट डेवलप्ड इन फ्रेशली आइसोलेटेड स्ट्रेन्स इन लिक्विड कल्चर। तो क्या है वो अच्छे से डेवलप होता है फ्रेशली आइसोलेटेड स्ट्रेन्स के अंदर, और लिक्विड कल्चर्स के अंदर पाइल या फिब्रिनाई अच्छे से डेवलप होता है। फिब्रिनाई या पाइल, these two terms are used to interchangeably but they can be distinguished। फिब्रिल या पाइल दोनों एक ही है बट उनको इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं। फिम्ब्री can be evenly distributed over the entire surface of cell or they can occur at a pole of the bacterial cell। मतलब कि फिब्रिन क्या है, या तो बैक्टीरिया के दोनों पोल्स पे होगा या फिर पूरी सरफेस पे होगा फिब्रिन। पाइल आर यूजुअली लॉन्गर देन फिब्रिन। they join bacterial cells in presence of preparation for the transfer of DNA from one cell to another cells, and hence these pile are called sex pili or fertility pili, F pili। तो ये तुमने क्या देखा, पहले यूजुअली 2 टर्म्स है जो इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे, और फिब्रिन क्या करता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या फिर एंटायर सरफेस पे या फिर वन पोल्स ऑफ द बैक्टीरिया पे हो सकता है। पाइल जो है वो फिब्रिन से लॉन्गर होती है ज़्यादा, और वो बैक्टीरियल सेल्स को जब प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ DNA होता है तब ज्वाइन करती है पिली। एक दूसरे सेल में से दूसरे सेल में जब DNA का ट्रांसफ़र होता है तब, इसलिए फर्टिलिटी पिली बोलते हैं F पिली।
फंक्शंस क्या है पाइल के? तो फंक्शन है पहला तो अटैचमेंट, मीन्स पिली प्ले अ मेजर रोल इन अटैचमेंट टू सरफेस। पिली बहुत बड़ा मेजर रोल करेगा सरफेस को अटैच करने के लिए। यूज टू ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल, मतलब कि डीएनए ट्रांसफ़र में भी वो हेल्प करेगा। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल डोनर से रेसिपिएंट सेल्स में। मेड फिब्रिमेंट फ्रॉम सरफेस पेलिसेल्स इन लिक्विड मीडिया एंड फिब्रिम आर एंटीजेनिक। तो एंटीजेनिक है ये 3 खाली फंक्शन, इफ यू रिमेंबर दैट इज मोर देन इनफ। ओके, नाउ विल सी द so what we have seen in the pilar fibrim। तो हेयर जैसा स्ट्रक्चर है, उसका 0.5 से 2 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है और 5 से 7 सेंटीमीटर का नैनोमीटर का डायामीटर होता है। थिनर, शॉर्टर और ज़्यादा नम्रस है फ्लैजिला के मुकाबले। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमें सिर्फ पाइलर फिब्रिम देखने मिलते हैं। प्रोटीन पीलिन के प्रोटीन में से बनी होती है। ये मोटिलिटी में कुछ हेल्प नहीं करती है। ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों सेल्स में देखने मिलती है। इसको अगर हम लिक्विड कल्चर के अंदर और फ्रेशली आइसोलेटेड स्ट्रेन्स के अंदर उनका बहुत अच्छा पाइलर फिब्रिम का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ होता है। पाइलर फिब्रिम दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों अलग अलग और सेम भी है। फिब्रिम क्या करती है? इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है या तो दोनों एंड्स पे बैक्टीरियल सेल्स के या फिर पूरी सरफेस पे। पाइल लॉन्गर होती है फिब्री से बैक्टीरियल सेल्स में और प्रिपरेशन करती है डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए एक सेल से दूसरे में, इसलिए हम फर्टिलिटी पाइल भी बोलते हैं इसको। इसका फंक्शन अटैचमेंट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा जेनेटिक मटेरियल को और एंटीजेनिक है। ठीक है, अब हम देखेंगे कैप्सूल और अनदर इज फ्लैजिला। दिस इज द मोस्ट IMP topics of the from the this chapter. So we'll see the capsule in detail in the next lecture.